कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 में जो आप लोग का स्टार्ट हुआ है। जैसे कि आप लोग का 7 और 8 अगस्त का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। और जैसे आज के प्रश्न और कल के प्रश्न पूछे गए थे 7 और 8 अगस्त के, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त देखे हैं उनको तो बेहतरीन तरीके से मालूम होगा, जो नहीं देखे हैं उनको तो यहाँ पे मैंने क्लासेज बताया हुआ है। और यहाँ पे मैं उन्हीं दोनों दिनों के जो भी मेन टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उन सारे टॉपिकों को यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। और उसी के आधार पे यहाँ पे जिनका भी पेपर 11, 12 और 13, 14, 15 अगस्त का है तो समझ लीजिए बिल्कुल आपको यहाँ पे पेपर मिल गया है, ठीक है। क्योंकि जो आपके टॉपिक से दोनों दिन प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल ही आपको आगे इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी 100% गारंटी होती है। क्योंकि एक लेवल होता है जिसके आधार पे जो है पेपर बनाया जाता है, नहीं तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगा कि यहाँ पे जो एग्ज़ामिनर होंगे उनको जो है एग्ज़ाम देने में और बाद में नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि पेपर का लेवल एक ही होता है, ये आपको बिल्कुल ही मालूम होगा। तो यहाँ पे जो आपके पेपर है बिल्कुल आइडिया लग क्या है कि कहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, किन किन टॉपिकों से पूछ रहा है। जीके से प्रश्न, करंट अफेयर के प्रश्न, मैथ के और रीजनिंग के, तो पूरे के पूरे प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। केवल जो है आप डेली क्लास में आया कीजिए और 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आप क्लास कर लेते हैं, अभी भी आपके पास समय है, बिल्कुल डेली ही क्लास में आइए और बेहतर स्कोर करिए, ठीक है। तो चलिएगा, जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही हम लोग फ्री में कराते हैं जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। तो क्लास को शेयर कर दीजिए और पहला प्रश्न देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न को बताइए। तो पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और पहला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। प्रश्न में बोला गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो आपके पास जो है ऑप्शन में क्या दिया गया है, ककड़ी, मसाले और जो है भोजन। इसके वेन डायग्राम बनाना है। मिलेंगे आपके मात्र 10 सेकेंड का समय। हर एक प्रश्न को मैं दूंगा 10 सेकेंड का समय, क्योंकि देखिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो यही प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा वहां पे। तो यहाँ पे आपके पास एक मौका है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहे हो। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो बेहतर है, नहीं कर पा रहे तो आप बेहतर तरीके से इनको सीख लो, क्योंकि बिल्कुल ही इसी टाइप के और यही प्रश्न रहने वाले हैं आपके एग्जाम हॉल में। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है क्या, तो ककड़ी देखना है। ये हो क्या, ककड़ी। ककड़ी के बाद से लिखा है मसाला। क्या ककड़ी और मसाला में कोई संबंध है? आप कहोगे कि नहीं, ककड़ी और मसाला में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, तो ये हो जाएगा अलग। बात क्लियर समझ में आ गया कि ककड़ी और मसाला में किसी तरीके का संबंध होता नहीं है। अब जो है यहाँ पे लिखा है भोजन। तो क्या आप मसाला को खाते हो? कहोगे कि बिल्कुल खाते हैं। और ककड़ी को खाते हो? बिल्कुल खाते हैं। यानी कि दोनों के दोनों जो है ये भोजन के रूप में आएंगे। तो ये दोनों ही आप लोगों के भोजन के अंदर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि पहला प्रश्न बिल्कुल ही आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों के सामने आ गया, तो आप जो है बिल्कुल इसके उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि ए हो रहा है, कि बी हो रहा है, कि सी हो रहा है, कि डी हो रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल 10 सेकंड का समय रहेगा हर एक रीजनिंग के प्रश्न के लिए, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल आपके मैथ के भी प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को मैथ के कराएंगे कि जो 100% है कि आपको वही प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो बेहतर तरीके से आप थोड़े से धैर्य रखिए। पूरे के पूरे 100 प्रश्न है तो आपको थोड़े से टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट तक देखेंगे तो ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ये अन्यथा फिर जो है आप फंसने वाले हो। अब देखिए आपने बताया इसका राइट उत्तर। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, मैं देख रहा हूँ 3 और 5, 3 और 5 को यहाँ पे लिख रहा है 64।
7 और 2 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 81। 4 और 13 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर हम अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा कि यहाँ पे किया क्या गया है। 3 में अगर 5 से गुणा करते हैं तो भाई साहब 64 तो होने वाला नहीं है, यानी कि ये लॉजिक बिल्कुल यहाँ पे होगा नहीं। तो दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा कि अगर हम 3 और 5 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 8, और 8 का यदि हम वर्ग कर देते हैं तो 8 अठाई हो जाएगा 64। उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं तो लिखा है 7 और प्लस का 2, तो 7 2 होता है 9, 9 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 81। वही 81 यहाँ पे लिखा गया है, इन दोनों के जोड़ के वर्ग कर दिया, यहाँ पे इन दोनों के जोड़ के वर्ग कर दिया है। तो अब यहाँ पे आप भी जोड़ दो, 4 प्लस का 13, 13 और 4 कितना होता है 17, और 17 का वर्ग करोगे कितना होता है 289। और 289 यदि आपने बताया है, 289 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी जिन्होंने भी बताया है उनका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्या करना है, आपको संबंधित संख्या को चुनना है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। एनालॉजी टाइप का प्रश्न है, एनालॉजी जो होता है उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। कह रहा है कि 7 परसेंटेज 5 बराबर 35, तो 8 परसेंटेज 4 बराबर क्या होने वाला। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप थोड़े से जो है लॉजिकली सोचेंगे, नॉर्मल लॉजिकली सोचेंगे तो प्रश्न बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, मैंने देखा कि अगर यहाँ पे प्लस करेंगे तो 7 और 5 कितना होता है 12, 12 से 35 पे बन जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते, मतलब प्लस वाला लॉजिक बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पे माइनस करते हैं तो 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 35 बिल्कुल नहीं होगा यार। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं। मैंने सभी लॉजिक आपको रख के बता दिया कि आपके दिमाग फटाफट से ये सब करना चाहिए, ये नहीं कि एक ही लॉजिक, नहीं, गुणा भाग जोड़ घटाव सभी को यहाँ पे अपनाना है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि 7 और जो है 5 में गुणा करोगे तो 35 आ जाएगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे 8 और 4 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32। देखिए प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं, परंतु आप जो है फटाफट से आपकी सोच जो है बिल्कुल बदलनी चाहिए कि जो है जोड़ किया गया है, घटाना है कि गुणा करना है, ये आप फटाफट से इसको सोचोगे तो ही कर पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे फाइट को जो है ये लिखा जाता है, और टाइगर को जो है उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 4, और चौथे नंबर क्वेश्चन के जो है आप राइट उत्तर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट उत्तर है आप बताओगे सभी लोग जो है कोशिश करो। देखो गलत या सही आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो खुद से आपको ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको एक मौका रहेगा कि गलती जो हो रहा है उसको आप पहचान सकते हो कि हाँ यहाँ पे गलती हम कर रहे हैं, ठीक है, तो सुधार सकते हो। तो बिल्कुल बिल्कुल बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है आपको करना क्या होता है कि आप इस तरीके के प्रश्न जब भी एग्जाम हॉल में देखोगे तो इसको सबसे पहले आप उतार लेना, ठीक है, उतारोगे तो बेहतर स्कोर कर पाओगे कि लिखा क्या है, ठीक है। तो आप मैंने देखा एफ से एच लिखा है, एफ का कोड यहाँ पे 6 होता है, एच का 8 होता है, तो यानी कि यहाँ पे मैंने देखा तो 2 प्लस कर दिया। आई से जो है यहाँ पे लिखा है कितना एच के, तो यहाँ पे भी कितना प्लस किया है 2, क्योंकि आई होता है 9 पे और के होता है 11 पे, ठीक है। उसी प्रकार से देखोगे तो जी का जी लिखा है, मतलब यहाँ पे नो चेंज है, और यहाँ पे एच से जे लिखा है, मतलब ये होता है 8 पे, ये होता है 10 पे, 2 प्लस कर दिया है।
और यहाँ पे टी होता है 20 पे, भी होता है 22 पे। यहाँ पे भी कितना प्लस कर दिया है, 2। बात क्लियर समझिएगा कि यहाँ पे जो है दो दो प्लस किया हुआ है और बीच वाले में को नो चेंजिंग किया है, यानी कि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया है। तो आप भी वही करोगे, यहाँ पे 2 जोड़ लो, टी में 2 जोड़ोगे 22 हो जाएगा, टी होता है 20 पे तो बी 22 पे होता है भी, आई होता है 9 पे, 9 में 2 जोड़ोगे 11, 11 पे हो जाएगा कितना, 11 पे हो जाएगा के। और यहाँ पे चलोगे जी, तो जी का जो है चेंजिंग नहीं करना है, बीच वाले अभी आपने बताया। ई का होता है 5, 5 में 2 जोड़ोगे 7, 7 पे होता है जी। और यहाँ पे आप देखोगे आर, आर होता है 18, 18 2 20। अब देख लो आप कहाँ पे, यहाँ पे बन रहा है, तो भी के डबल जी टी, ऑप्शन नंबर डी जो है आप बिल्कुल सही बताएं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, ये तो 5 प्रश्न आपके इस चैप्टर से बिल्कुल ही आपके एग्जाम हॉल में देगा। ठीक है, किसी भी माध्यम से देगा, परंतु 5 से कम क्वेश्चन इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, आप इसको बिल्कुल तैयार रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है आप लोगों की कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल आपको मिलेंगे यहाँ पे जो है 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड से अधिक की समय जो है आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ही आप वाट के स्थान पे बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी संख्या आने वाली है। फटाफट से करेंगे, क्योंकि अभी मैथ के भी प्रश्न आने वाले हैं और जीके के 40 प्रश्न आने वाले हैं। तो बिल्कुल ही आप जो है तेजी में रहिए। ठीक है, वहां पे भी तेजी करना है, यहाँ से ज्यादा फास्ट वहां पे काम करना है हम लोगों को, क्योंकि वहां पे जो है पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे, तो जाके जो है यहाँ पे बेहतर स्कोर करेंगे। तो मैंने देखा यहाँ पे कि हुआ क्या है, जैसे 10 का 10 लिखा गया है, यानी कि 10 का 10 कब हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं जोड़ा गया है, जीरो जोड़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 10 प्लस कर दिया, यहाँ पे देखेंगे 30 प्लस कर दिया, और यहाँ पे तो भाई साहब 100 कितना कर दिया, 80 प्लस कर दिया। कोई लॉजिक बन रहा है भाई साहब, कोई लॉजिक यहाँ पे जोड़ वाला नहीं बन रहा है। अब मैं देख रहा हूँ 10 से 20, दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा कि 10 में 1 से गुणा करेंगे 10 एकम में 10, 10 में 2 से गुणा करेंगे 10 दूना का 20, 20 में 3 से गुणा कर देंगे तो 20 60 तिया 120, 120 में हम क्या करेंगे, सॉरी 60 में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे 100 240। फिर इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 5 से, 5 से गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 0, 4 5 20 के 0, और 5 दूना 10 और 2 12, यानी कि आ जाएगा हम लोगों का 1200। और 1200 यदि हमने देख लिया तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 1200। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित आकृति में तिर्यक रेखा की जो है संख्या ज्ञात कीजिए। तिर्यक रेखाओं की संख्या कितनी है, ये आप लोगों से पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय है, 10 सेकेंड का समय है। बिल्कुल 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 आप यहाँ पे तिर्यक रेखा काउंट करो। देखो आपसे बोलेगा कि त्रिभुज काउंट करो, ठीक है, आपसे बोलेगा वर्ग काउंट करो, आपसे बोलेगा आयत काउंट करो। तो इस तरीके के प्रश्न तो आपके बिल्कुल ही दो ठो एग्जाम हॉल में देता है फिगर काउंटिंग से, तो आपको ये सब आना चाहिए। और ये सब कब होगा, जब आप डेली ही क्लास करोगे। तो देखिए आपकी क्लास की टाइमिंग मैंने बता दी है कि सुबह 8 AM पे होता है, फिर जो है आपके 12 PM पे होता है दोपहर में, फिर जो है आपके 4 PM पे होता है शाम में, और फिर जो है 8 PM। ये 4 क्लासेज आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में कराया जा रहा है। और यदि इन सॉरी यहाँ पे 12 PM है ना, यदि आप जो है डेली ही कर लेते हैं, 2-3 दिन में कर लेते हैं, तो 100% है कि आप ऐसे प्रश्नों को उड़ा के आएंगे एग्जाम हॉल में। अब देखिए यहाँ पे किया क्या है, तिर्यक रेखा बोला है, तो इसमें तिर्यक रेखा कौन है, ये एक है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तिर्यक रेखाओं की संख्या इधर से 5 हो गया। अब देखोगे आप लोग तो यहाँ पे कितना है रहा है, अब देखिए एक इधर से भी तिर्यक रेखा है, 2 3 4 और ये 5, 5 इधर से बन गए। तो 5 और 5 जब आप बताओगे
कि तिर्यक रेखाओं की संख्या जो है यहाँ पे आपके हैं 10। और यदि आपने 10 को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि नीचे दिए गए अ, खुले घन में फूल के विपरीत फलक पर कौन होगा। अब देखिए यहाँ पे घन दिया गया है, ठीक है। ये जो है नीचे एक खुला घन दिया गया है और घन में जो है पूछ रहा है कि फूल जो लिखा है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आने वाली है, कौन सा जो है वर्ड होने वाला है, ये आपको बताना है। तो पास से रिलेटेड जो भी मेरे दोस्त अब पढ़ा है अच्छे तरीके से मेरे क्लास में, तो उसको तो ये देखते ही बन जाएगा। इसमें तो किसी तरीके के डाउट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कि क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो आज के बाद से देख लो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने बताया हुआ कि आप एक खड़ी पाई को पकड़ लेना और यहाँ से आप बिल्कुल ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे जो ये पहला वाला है ये तीसरे वाले का अपोजिट होता है। मतलब कोई पूछेगा तना, तो तना का अपोजिट आप बताओगे पत्ता, ठीक है। क्या बता दोगे, पत्ता। आपसे यहाँ पे कोई पूछेगा अब जो है ये वाला हिस्सा, तो इसका जो अपोजिट होगा ये हो जाएगा ये। मतलब फूल का अपोजिट आपसे कोई पूछ देगा तो आप कहोगे फली। अब ये क्यों होता है, क्योंकि अपोजिट का नियम कहता है कि जो दोनों फलक है एक साथ बीच में कभी भी मिलने नहीं चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। अब जो बचा हुआ है बीज, बीज का अपोजिट ये हो जाएगा फल। बीज का अपोजिट कोई पूछ देता अगर आपसे, तो बीज का अपोजिट आपको बताना था कि ये होगा फल। हमसे पूछा किसका गया है, फूल का। और फूल का अपोजिट देख लो, यहाँ पे फूल है, यहाँ पे क्या है, कली है, तो फली है। तो फली जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब कभी भी ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि असंगत शब्द का जो है चयन करें। असंगत बताना है आप लोगों को। इस प्रश्न में असंगत मतलब समझते हैं, भिन्न शब्द होता है, आप इसको अलग भी कहते हैं, असंगत भी कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको बताना है। आपको यहाँ पे 10 सेकंड का समय मिल रहा है, तो बिल्कुल ही आप उपयोग करिए। गलत या सही बिल्कुल यहाँ पे टेस्ट देते रहिए। और एक बार जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम जो है कब है, एग्जाम कब है। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे, ताकि उसके लिए एक बेहतर प्लान हम लोग कर रहे हैं और वो जो है आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। आप पहले कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिए कब है, किस टाइम से है, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। किस टाइम से है, किस पाली में, ये बता दीजिएगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे असंगत का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अलग कौन है। जैसे 4 ऑप्शन है तो 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, और जो ये अलग है यही आपका राइट उत्तर है। तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है चेन्नई, ठीक है, लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता। ये तो बिल्कुल ही आप कहोगे कि ये क्या है, शहर हैं। ये तो भारत के चारों के चारों जो है शहर हैं, ठीक है। तो अलग कैसे हुआ इसमें, तो हम कहेंगे कि भाई साहब शहर वाला लॉजिक हटाते हैं और दूसरे लॉजिक पे आते हैं। दूसरा लॉजिक ये कहता है कि चेन्नई जो है यहाँ पे क्या है, तो ये जो है तमिलनाडु की राजधानी है। यहाँ पे लखनऊ क्या है, यूपी की राजधानी है। कोलकाता क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो ये किसी न किसी राज्य की क्या है, राजधानी है। ये राज्य की क्या है, राज्य की जो है राजधानी है, ठीक है। अब जो है जैसे आप देखोगे दिल्ली, तो दिल्ली किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, ठीक है। दिल्ली किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो इस तरीके से आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आप अलग की पहचान कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि उस विकल्प का जो है चयन करें जो ए बी रेखा की दर्पण छवि को जो है दर्शाता है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे जो है ए बी रेखा के छवि को जो है कौन दर्शा रहा है। जैसे आपके सामने यहाँ पे ए बी एक दर्पण रखा गया है और आपके सामने यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है इसका प्रतिबिंब यहाँ पे कैसे दिखाई देगा, ये आप लोगों से प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। 10 सेकेंड का समय रहेगा और दर्पण से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न किसी भी हालत में देता है।
तो आप यहाँ से जो है अगर अच्छे तरीके से देख लेते हैं इस प्रश्न को, तो कभी भी गलती नहीं करोगे, ये गारंटी है। अब जैसे कि आप देखोगे तो ये जो है सबसे पहला अक्षर यहाँ पे पलट के आ जाएगा, टी है तो टी को टी ही रहने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि दर्पण कहता है कि लेफ्ट का राइट होता है और राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरीके से ये दर्पण का नियम है। अब देखोगे एस, एस किस तरीके से हो जाएगा, तो एस जो है इस तरीके से हो जाएगा। अब ठीक है, पलट जाएगा, ये एस का लॉजिक जो राइट में हो लेफ्ट में हो जाएगा। ई जो है ई, ये भी पलट जाएगा, ये जो है इस तरीके से ई हो जाएगा। और यहाँ पे पी जो है ये भी आपका पलट जाएगा इस तरीके से। अब देख लो आप ये कहाँ पे है, आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ये बिल्कुल दिख रहा है, नहीं यहाँ पे देखोगे ई का ई तो लिख दिया है भाई साहब, सेम टू सेम ई लिख दिया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर किसमें, तो आप कहोगे बी, पूरे के पूरे बी में आपको दिख रहा है ये, कहोगे हाँ जी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राम स्कूल जाने के लिए 3 बार दाएं, 4 बार जो है बाएं, फिर जो है 5 बार जो है दाएं, फिर जो है 1 बार बाएं मुड़ता है तो स्कूल पहुंच गया। तो बताइए कि राम कितनी दिशाओं में चला। तो यहाँ पे जब हम देखने की कोशिश करेंगे तो राम कितने दिशाओं में स्कूल गया है, तो आप पहले देख रहे हो 3, फिर देख रहे हो 4, फिर जो देख रहे हो 5, फिर जो है लिखा हुआ है 1 बार, 1 बार यहाँ पे, तब जाके स्कूल पहुंचा है। अगर आप सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 3 7, 7 5 12, 1 13 हो रहा है। 13 तो दिशा आपके यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ। जैसे मैंने दिशा देखने की कोशिश किया तो ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये तो आपने पढ़ा होगा। और यहाँ से आप और 4 दिशा बनाते हो, इसको बोलते हो उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये बोलते हैं उत्तर पूरब, और ये बोलते हो दक्षिण पूरब, और ये बोलते हैं आप दक्षिण पश्चिम। तो इस तरीके से कितने दिशाएं हुए, तो आप यहाँ पे काउंट कर लो। तो यहाँ पे जो है आप कहोगे कि केवल और केवल जो है यहाँ पे 8 ही दिशा होती है, 8 से अधिक कभी भी आप बताना कि दिशा नहीं होता है, ठीक है। तो 8 से अधिक दिशा नहीं होता है, तो वो अधिक कहाँ से जाएगा, वो 8 दिशाओं से ही होके जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित जो है संख्या को चुनिए, सी, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपको एनोलॉजी का प्रश्न दे दिया गया है। जैसे कह रहा है यहाँ पे कोर्ट का संबंध जो है न्यायालय से है, तो स्कूल का संबंध आप बताने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, और जिन्होंने भी अच्छे तरीके से यहाँ पे इस प्रश्न को देख लिया है तो बिल्कुल किसी भी एंगल से गलत वो नहीं करने वाला है। जैसे मैंने देखा कोर्ट जो होता है, कोर्ट वो किस लिए होता है, न्यायालय के लिए होता है। तो स्कूल काहे लिए होता है, स्कूल में आप काहे लिए जाते हो, तो आप कहोगे कि स्कूल में हम लोग शिक्षा के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए। तो स्कूल जो है किससे संबंधित हो जाएगा, शिक्षा से। जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जा रहा है तो काहे लिए जा रहा है, वो अपने न्याय के लिए जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए न्याय जो है लिखा गया है, कोर्ट का संबंध, तो स्कूल का संबंध शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा के लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए। सही करना है इस समीकरण को, तो कौन से हम 2 चिन्हों को आपस में बदल दें ताकि ये समीकरण संतुलित हो सके। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब आपका ये प्रश्न होने वाला है। किसी भी एंगल से आपको ये प्रश्न गलत नहीं करना है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। चलिएगा, अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले पहले वाले ऑप्शन को। यहाँ पे तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये टाइम टेकिंग का प्रश्न होता है और आपको खुद से करना पड़ेगा फास्ट जो है कैलकुलेशन। प्लस और माइनस को चेंज करना है यहाँ पे, तो प्लस जहाँ पे है वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। प्लस और माइनस को चेंज करके मैंने देखा तो यहाँ पे हो जाएगा 13। बोर्डमॉस के नियम क्या कहता है कि पहले आप जो है भागा करिए, भागा नहीं है तो गुणा करिए। तो 15 में 8 से गुणा करेंगे, 15 8 120, और माइनस का यहाँ पे कितना है 96, और प्लस का यहाँ पे कितना है 4। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखोगे तो यहाँ पे 96 घटा दोगे यहाँ से तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे 109 लाना है तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब जो है आप देखोगे यहाँ पे 2 बार माइनस हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। यहाँ पे देखेंगे भागा और माइनस को चेंज किया जाए तो भागा तो इसमें है ये नहीं है,
यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ी है। अब भागा कहाँ पे है इस प्रश्न में, ये आपको यहाँ पे जो है लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भागा है, यहाँ पे भागा होगा, ये वाला ऑप्शन, ये वाला को देख लेते हैं। ये जो माइनस लिखा गया था ये आपका भागा होगा, ये जो है क्या है, भागा है, ठीक है। अब बना लेते हैं यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस, पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। और प्लस का जो है यहाँ पे, प्लस का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 13 प्लस 15 8 120, और यहाँ पे 4 से भाग देते हैं, 96, 96 पे भाग लगेगा कितना मत में, तो ये 4 दूना 8 और 4 चौका 16। अब यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा, आप इसको जोड़ लो, 100 जो है 33, 133 में से 24 घटेगा, ये कितना आ जाएगा, 109। बात क्लियर समझ में आ गया कि भाई साहब ये वाला जो है भागा का चिन्ह होगा, तब जाके ये आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि एक आयत में 4 लोग जो है केंद्र की ओर मुख करके पी क्यू आर एस बैठे हैं। आर के दाएं छोर पर, आर जो है दाएं छोर पर बैठा है, एस जो है बाएं छोर पर बैठा है, पी जो है एस के दाएं छोर पर बैठा है, पी क्यू के दाएं छोर पर, पी क्यू के दाएं बैठा है, तो आर के दाएं कौन बैठा है। तो सबसे पहले आप इस तरीके के प्रश्नों को जो भी बोला जाए, यहाँ पे आयत बोला है तो मैंने आयत को यहाँ पे बना लिया। इसने बोला है भाई साहब आर दाहिने छोर पे है, तो दाहिना छोर हमें नहीं मालूम है यहाँ से। अब कह रहा है एस जो है बाएं छोर पर बैठा है, ये भी हम छोड़ देंगे। वो कह रहा है पी जो है एस के दाएं बैठा है, पी जो है पी को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे पी बैठा है अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे केंद्र की ओर मुड़ करके। वो जो है कह रहा है कि पी जो है एस के दाएं साइड में है, एस के दाहिना साइड, तो एस को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। एस का जो है दाहिना इधर होता है, इधर दाहिना आ जाएगा इसका, तो दाहिने में पी हो गया। क्यू जो है पी के, क्यू जो है पी के दाहिने साइड में है, पी का दाहिना साइड आप देख लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, क्यू। अब बचा हुआ एक जो हिस्सा है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा कौन, आर। आपसे पूछा क्या गया है कि आर के दाहिने में कौन बैठा है, आर का दाहिना साइड आप देखोगे आर यहाँ पे है, और आर का जो दाहिना साइड है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। आर के दाहिना साइड पे कौन बैठेगा, क्यूब। आर के दाहिने साइड में जब जाओगे तो आपका क्यू बैठा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि बंटी को याद है कि अ, टीना का जन्म 10 दिसंबर के बाद और 18 दिसंबर के पहले। बंटी को याद है कि जो है जन्म कब हुआ है, 10 और 18 के बीच में हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बाता है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से कह रहा है कि जबकि जो है अरुणा को याद है कि टीना का जन्म 27 नवंबर, इसको याद है 27 नवंबर और 12 दिसंबर के बीच हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिसंबर लिखा गया है यार, ये दिसंबर है ना, और यहाँ पे भी दिसंबर है, ये दोनों ही दिसंबर है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसको भी याद है, ये 10 दिसंबर के बाद याद किया हुआ है कि 10 से 18 के बीच में है, और ये कह रहा है कि दिसंबर जो है 12, नवंबर 27, तो इसको तो नवंबर में तो बिल्कुल ही याद नहीं है, तो ये तो नवंबर होगा नहीं। दिसंबर में आइडिया इसको लग रहा है, तो ये कह रहा है 10 और ये कह रहा है 12। 12 और 10 दिसंबर के बीच में कौन सा अक्षर होता है, 11। यानी कि एग्जैक्ट जो डेट हो जाएगा, आप कहोगे कि दोनों बता रहे हैं 11 दिसंबर। नवंबर से चलेंगे तो 11, 11 के बाद 12 दिसंबर होगा। यहाँ से चलोगे तो 11 दिसंबर, फिर 12 दिसंबर। तो दोनों को कब याद हो रहा है, दोनों में देख रहे हो कि 11 दिसंबर जो है दोनों को याद है। तो ऑप्शन नंबर आप कहोगे कि ए, दोनों ही कह रहे हैं कि 11 दिसंबर जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, और जो है आपके जीके जीएस के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट से जीके के प्रश्नों को सॉल्व करोगे, ठीक है। बेहतर तरीके से 40 तो जीके के प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किन के बीच में जो है हस्ताक्षरित किया गया है, हस्तरित किया गया है। तो आप कहोगे कि ये जो किया गया है आपके जो है किसके बीच में किया गया है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 2.5 दिन का झोपड़ा
मस्जिद कहाँ स्थित है, बताएंगे यहाँ पे। अगर आपको मालूम है तो बिल्कुल ही प्रश्नों को देखते ही फटाफट से प्रश्नों को बताते बताते चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अजमेर। अजमेर में है 2.5 दिन की झोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से आप प्रश्नों को सोल्व करते चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में जो है हस्ताक्षर किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था जो है सिंधु जल संधि पर जो है हस्ताक्षर, ये किस शहर में हुआ था, तो आपको बताना है कि आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा आपका कराची। कराची शहर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य को जो है लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत के कौन सा शहर है जिसको जो है लुढ़कती पहाड़ियों के भी नाम से हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे आप कहोगे कि मिजोरम जो है, मिजोरम इसी को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खान मंत्रालय के जो है क्षेत्राधिकार में आता है, बताएंगे। अब बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से कि क्वेश्चन नंबर 5वें का जो उत्तर है आप क्या बता रहे हो। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से जो है 8 से 10 मिनट में हम लोग पूरे के पूरे जो है आपके प्रश्न 40 के 40 यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैथ में ज़्यादा समय लगेगा और रीजनिंग में ज़्यादा समय हम लोगों को देना है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को सीधा ही याद रखना है कि ये हो जाएगा तांबा। ठीक है, तांबा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अहिल्या किले को अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नदी के तट पर निर्मित किया गया, किस नदी के तट पर निर्मित किया गया ये आपको बताना है। कह रहा है अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस किले पर जो है, किस किले के तट पर निर्मित किया गया है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हो जाएगा आप कहोगे नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। एलोरा और अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हो जाएगा आप कहोगे महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है। स्वर्ण मंदिर किस नदी के किस झील के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। 8वें नंबर प्रश्न आप लोग बताओगे कि अमृत सरोवर झील जो है आपके इसी के किनारे पर क्या बसा हुआ है, स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। 9वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो ये है आपका कहाँ पे राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है, यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जो है संग्रहालय की आधारशिला रखी, तो आपके 10वें के जो राइट उत्तर होगा 1900 जो है 1955 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है। ये भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं आपके मौजूद हैं।
तो आप कहोगे कि ये जो पड़ता है आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति और राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की जो है कौन सदस्यों को जो है कौन हटा सकता है। बिल्कुल क्लास को लाइक करते रहिए और क्लास को पूरे के पूरे अंत तक देखिए, अभी जो है आपके मैथ के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से बेहतर जो है यहाँ पे करना है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष हटा सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने बेसर शैली की जो है वास्तुकला का जो है परिचय दिया, बताइएगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने बेसर शैली की जो है वास्तुकला का परिचय दिया। तो 13वें के जो राइट उत्तर हो जाएगा चालुक्य वंश जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में जवादी और सिवराप पहाड़ियाँ स्थित है। भारत के किस राज्य में जवादी और सिवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो 14 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा कि ये जो है आपके जो है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पाल साम्राज्य का जो है संस्थापक कौन था। पाल साम्राज्य का जो है संस्थापक कौन था, बताएंगे। तो 15 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग कहोगे गोपाल था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मिलिंद पन्हो पाठ किससे जो है संबंधित है। मिलिंद पन्हो जो है पाठ किससे संबंधित है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है पशुपति जो है किस काल से मनाया जाता है। पशुपति जो त्योहार है ये किस काल से मनाया जाता है, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। पशुपति किस काल से मनाया जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है आपके हड़प्पा संस्कृति के समय से ही मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है आपके डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के जो है अंतर्गत आता है। कौन सा अंतर राज्य परिषद जो है मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपके राइट उत्तर आएगा यहाँ पे बी, गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपको बी जो है बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है थाल घाट मुंबई और किसको जोड़ता है। थाल घाट मुंबई और किस जो है शहर को जोड़ता है, ये आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है नासिक, मुंबई और नासिक बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कलिंग कप। कलिंग कप जो है विश्व क्रिकेट कप से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पाटलिपुत्र को जो है स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जिन्होंने जो है पाटलिपुत्र को जो है स्थापित किया था, बसाया था, ये आप लोगों से प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो जिन्होंने भी बताया है उदयन, बिल्कुल राइट उत्तर है। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र शहर को जो है स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की जो है आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के जो है तहत आती है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा अनुच्छेद 367 के तहत, 267 के तहत, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा
कौन था? निम्नलिखित में से कौन जो है अंतिम मौर्य राजा था? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अंतिम जो है मौर्य राजा आपको बताना है बृहदर्थ। बृहदर्थ जो है आपके अंतिम राजा था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक नदी बंदरगाह है? ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक नदी बंदरगाह है। तो यहाँ पे 24वें नंबर प्रश्न का जो है आपका उत्तर आएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है महासागर सबसे लंबी तट रेखा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है महासागर सबसे लंबी तट रेखा है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी आ रहा है कि अटलांटिक, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अटलांटिक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का जो है प्रतिशत कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का जो है प्रतिशत आपसे पूछा गया है। फटाफट से जो है प्रश्नों को आपको यहाँ पे करना है। फटाफट से जो भी प्रश्न आपके आ रहे हैं यहाँ पे उत्तर देते रहना है यदि आपको मालूम है तो। 31.16% जो है यहाँ पे शहरी जनसंख्या है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डोलू कुनीथा जो है कौन से राज्य में जो है एक प्रसिद्ध जो है लोक संगीत परंपरा है? ये आपको बताना है। किस राज्य में जो है ढोलू कुनीथा जो है यहाँ पे प्रसिद्ध है? ये जो है आपसे पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है कर्नाटक का जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है आयोग किस वर्ष में जो है स्थापित किया गया था? बताइएगा अब। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 28वें प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा 1993, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में शुरू की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में जो है शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? तो आपके जो राइट उत्तर बनेंगे, तो आपके राइट उत्तर बनेंगे 2000 जो है 5 में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष जो है आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष में जो है आक्रमण किया था? ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो 300 जो है 26 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कपास का सबसे बड़ा जो है उत्पादन देश कौन सा है? कपास का जो है सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे कि कपास की खेती जो है सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो आपके राइट उत्तर बन जाएगा यहाँ पे कि कपास जो है यहाँ पे चाइना जो है सबसे ज्यादा करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन सा बनेगा? अब बोरी वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि आंध्र प्रदेश के जो है लोक नृत्य जो है आपसे पूछा गया है। तो ओटम जो है थेडल, ओटम थेलड जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जो अगला प्रश्न आपके सामने है विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है आपको यहाँ पे बताना है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आप लोग के सामने आ चुका है कि भारत में से निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो है विशालकाय
ग्रह कहा जाता है? कौन से ग्रह को जो है विशालकाय ग्रह कहा जाता है? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप कहोगे बृहस्पति को। किसको? बृहस्पति को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सिडबी का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है बताएंगे? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है मुंबई, बिल्कुल राइट उत्तर है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि कितनी है? पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो है अवधि आपसे पूछ लिया है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है, जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है कौन सा, 74 से जो है 78, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 वर्ष ही हुआ था कंप्लीट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो है हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? 38 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर हो जाएगा प्रावधान। प्रावधान जो है हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश कीजिएगा कि किस ईस्वी में हाइडेस्पीस की जो है लड़ाई आयोजित की गई थी? किस ईस्वी में हाइडेस्पीस की जो है लड़ाई आयोजित की गई थी? तो आपको बताना है 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि बौद्ध धर्म में आ, लोटस और बुल का जो है प्रतीक क्या दर्शाता है? बताइएगा यहाँ पे। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये दर्शाता है जन्म को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले।